अस्सलाम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने वेरिएबल्स को डिस्कस किया है। आज हम कांस्टेंट स्टार्ट करेंगे। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जबकि वेरिएबल्स में हमने पढ़ा था कि जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो वेरिएबल में हम कोई भी वैल्यू सेव कर सकते हैं, वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो जिस तरह हमारे पास बाकी लैंग्वेजेस में कांस्टेंट्स हैं, इसी तरह विजुअल बेसिक में भी हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। तो तीन तरह के कांस्टेंट हैं, एक लिटरल कांस्टेंट्स, यूजर डिफाइंड कांस्टेंट्स और सिंबॉलिक कांस्टेंट्स। अब इनमें क्या डिफरेंस है हम इनको पढ़ते हैं। कॉमन क्या है कि इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो वो वैल्यूज़ जिसको हम टिपिकली डायरेक्टली प्रोग्राम में लिखते हैं, जैसे 10, 100, 1000, हाय, हेलो वर्ल्ड, या टेक्स्ट जो हम स्ट्रिंग लिखते हैं, ये जैसे हेलो वर्ल्ड है, ये कांस्टेंट है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा जब तक हम इसे खुद चेंज नहीं करते। प्रोग्राम को रन करते हुए ये कभी चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने ये प्रिंट 100 लिख दिया, तो 100 इज ए लिटरल कांस्टेंट। जो डायरेक्ट वैल्यू आप यूज करते हो, जो डायरेक्टली टाइप आप करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लिटरल कांस्टेंट। तो विजुअल बेसिक इसको वेरिएबल में स्टोर नहीं करता, हम सिर्फ इसको अब ये 10 जो है, ये सिर्फ प्रोसेस होगा, ये कहीं पे सेव नहीं होगा। एक्सप्रेशन में सिर्फ प्रोसेस होकर इसका जो रिजल्ट आएगा वो सेव हो जाए। तो ये 10 यहाँ पे क्या है? लिटरल कांस्टेंट है। बी वेरिएबल है, ए वेरिएबल है, लेकिन ये 10 क्या है? लिटरल कांस्टेंट है। 10 इज ऑलवेज अ 10। इसी तरह हेलो वर्ल्ड है, 100 है, या कोई भी हम वैल्यूज जब हम लिखते हैं एक्सप्रेशन में, तो उनको हम लिटरल कांस्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूजर डिफाइंड कांस्टेंट्स। अगर हम खुद से कोई वैल्यू डिफाइन कर देते हैं कि ये एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 10 होगी और ये हमेशा सेम रहेगी, चेंज नहीं हो सकती, तो उसको हम कहते हैं कि यूजर डिफाइंड कांस्टेंट है। इज ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी। जब आप यूँ कह लें कि जब वेरिएबल की वैल्यू को हम कह देते हैं कि ये चेंज नहीं हो सकती, हम खुद बनाते हैं एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसा आइडेंटिफायर। अब उसे हम वेरिएबल को तो कह नहीं सकते, क्योंकि वेरिएबल की डेफिनेशन ही यही है कि जो वैल्यू चेंज हो जाती है। तो उसी की तरह हम एक मेमोरी लोकेशन बनाते हैं और उसको हम कह देते हैं कि ये कांस्टेंट है। इट्स मीन कि उसकी वैल्यू प्रोग्राम रनिंग के दौरान, कोई प्रोसेसिंग के बाद चेंज नहीं होगी। वो पहले से जो फिक्स वैल्यू है, जो हमने प्रोग्राम लिखते हुए उसे शुरू में दी है, वही उसमें सेव रहेगी। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है? CONST, ये कीवर्ड यूज होता है कांस्टेंट के लिए। CONST कांस्टेंट। फिर उसके बाद उसका नाम हम लिखते हैं, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर। एज डेटा टाइप, फिर हम उसकी डेटा टाइप बता देते हैं कि ये वैल्यू न्यूमेरिक होगी, टेक्स्ट होगी, जितनी डेटा टाइप्स हमने पढ़ी। और इक्वल्स टू हम आगे उसके वैल्यू दे देते हैं, वो वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होनी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हुए, वो हमेशा वही रहेगी जो हमने यहाँ पे एक वैल्यू लिख दी है। हेयर कांस्टेंट क्या है? कीवर्ड है जो कि डिक्लेयर कर रहा है कि यहाँ पे जो भी नाम हम लिखेंगे वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। अब क्योंकि ये वैल्यू, ये नाम हम खुद डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये यूजर डिफाइंड कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास। ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, यूजर डिफाइंड कांस्टेंट में क्या चीज़ें यूज होती हैं? कांस्टेंट क्वालिफायर यूज होता है, जो कि बताता है कि ये कांस्टेंट है और हम इसकी वैल्यू को ज़रूर इनिशियलाइज करना होता है। अगर हम कोई वैल्यू नहीं देंगे तो वो कांस्टेंट फिक्स कैसे होगा? तो मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, मीन उसको कोई ना कोई वैल्यू आपने ज़रूर असाइन करनी होती है। और एग्जीक्यूशन के वक्त जब हमने कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म किया है, तो हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अब उसके बाद लाइक नेमिंग कांस्टेंट जब हम बनाते हैं, इनको नेमिंग कांस्टेंट भी हम कह रहे हैं। यूजर डिफाइंड को नेमिंग कांस्टेंट दे, क्योंकि हमने एक कांस्टेंट वैल्यू है 100, उसका नाम रख दिया है, तो वो नेमिंग कांस्टेंट बन गया। इस तरह आई लव पाकिस्तान एक कांस्टेंट स्ट्रिंग है, उसको हमने कोई नाम दे दिया है, तो हम इसको नेमिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। द नेमिंग कन्वेंशन फॉर कांस्टेंट्स आर सेम एज फॉर वेरिएबल। जिस तरह वेरिएबल का नाम लिखते हैं, आप कहते हैं कि वो न डिजिट से शुरू नहीं होना, उसके दरमियान में स्पेस नहीं आनी, कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं होना, वही सारी प्रॉपर्टीज इसमें भी है। जब आप यहाँ पे आइडेंटिफायर का नाम लिखेंगे, तो वही बातें आपने फॉलो करनी है। इसकी अब एग्जांपल देखें। कॉन्स्ट कीवर्ड, फिर उसका नाम, ये कुछ भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कांस्टेंट नेम रख दिया एज स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, तो डेटा टाइप इक्वल्स टू और आगे वैल्यू दे दी। ये बेसिकली क्या है हमारे पास? कांस्टेंट वैल्यू है। और यहाँ पे जो कॉन नेम है, ये बेसिकली
यूजर डिफाइंड कांस्टेंट है। कॉन नेम इज ए कांस्टेंट आइडेंटिफायर, जिसकी जब भी कॉन नेम का लफ्ज यूज होगा आपके प्रोग्राम में, उसका मतलब है कि आई लव पाकिस्तान, इसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा आई लव पाकिस्तान। इस तरह कॉन प्राइस जब भी यूज होगा तो इट्स मीन कि उसमें क्या आएगा, 100 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिखा हुआ है। देखिए ये प्रोग्राम्स आपकी बुक पे इस तरह लिखे हुए हैं। आपने जब प्रैक्टिकली अटेम्प्ट करने हैं 4th ईयर में, प्रैक्टिकल्स अटेम्प्ट करने हैं या जब आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं, तो तभी आप ऐसे ही लिखते हैं, स्टार्ट ए न्यू स्टैंडर्ड एक्सी फाइल आप शुरू करते हैं, डिज़ाइन करें फॉर्म को, और उसके बाद ऐड फॉलोइंग कोड इन क्लिक बटन या कॉस्ट बटन के, जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपने ये कोड लिख देना है जो कि उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। ओके, हम इस कोड को जल्दी से साथ करके चेक भी कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कांस्टेंट की एग्जांपल भी। हम जाके यहाँ पे फॉर्म पे एक लेबल लगाएंगे और यहाँ पे उस लेबल को नाम देंगे, जिस तरह से वहाँ पे नाम दिया हुआ है कि सॉरी, यहाँ पे मैं अब विंडो को बड़ा कर देती हूँ थोड़ा ताकि आपको नज़र आए। इसका टेक्स्ट क्या है हमारे पास, बुक। ठीक है, अब इस लेबल के साथ हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लगाना है। जैसा कि फॉर्म डिज़ाइन हुआ है मैं बस वैसे ही इसे डिज़ाइन कर रही हूँ, और इसके साथ हमने एक बटन लगाया है कि वो बुक बताएगा और हमने उसकी कॉस्ट बतानी है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल जैसे आपकी यहाँ पे इन्होंने हाउ मैनी बुक्स बल्कि लिखा हुआ है, कितनी बुक्स लेनी है वो बताना है, और वो कॉस्ट कैलकुलेट करके बता देगा कि नंबर ऑफ बुक्स की कॉस्ट कितनी है। या यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ बुक्स। तो यूज़र ने हमें बतानी है नंबर ऑफ बुक्स कितनी है और हमने उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करके बता देनी है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि प्राइस एज 100, एक बुक की प्राइस उन्होंने फिक्स कर दी है, इसका मतलब है। और जब कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी होगी तो नंबर ऑफ बुक्स हमें यूज़र बताएगा और हमने उसकी प्राइस कैलकुलेट कर देनी है। 2 बुक्स हैं तो 2 × 100 200 हो जाएगा, 3 हैं तो 300 हो जाएगा, 4 हैं तो 400 हो जाएगा एंड ऑनवर्ड। तो हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट को डिफाइन करना है, तो बटन पे डबल क्लिक करेंगे, ये कोड विंडो ओपन होगी। उसमें हमने सबसे पहले कांस्टेंट, ये देखें आपके पास हेल्प आ रही है कांस्टेंट, और यहाँ पे हमने उसका नाम रखा है प्राइस। अब ये नाम सिर्फ पी भी रख सकते थे, ABC नाम जैसे हम रखते हैं, एस इंटीजर और इक्वल्स टू। अब यहाँ पे ये वैल्यू देना भी ज़रूरी है कि हमने कह दिया इसकी वैल्यू क्या है, 100 है। अब अंडरलाइन ग्रीन आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने अभी से कहीं यूज़ नहीं किया। फिर हम कहेंगे कॉस्ट इज़ इक्वल्स टू, अच्छा पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट, या हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवा देते हैं डिम एन एज इंटीजर। अब ये n जो है ये वेरिएबल है, ये प्राइस जो है ये कांस्टेंट है क्योंकि इसको हमने कांस्टेंट कर दिया है। और इसी तरह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिम कॉस्ट एज इंटीजर। अब मैंने 2 वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करवा दिए हैं। और n इज इक्वल्स टू, n में क्योंकि मैंने लेनी है बुक्स की वैल्यू, और वो वैल्यू किस में होंगी, इस टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें नंबर ऑफ बुक्स होंगी। तो जब हमने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को रीड करना होता है, तो आपको मैं बताऊं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट तो खाली है, टेक्स्ट बॉक्स के नेम में हमारे पास इसका नाम होगा। ये यहाँ पे ये देखिए नेम में इसका नाम आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स 1। तो वैल्यू वो होती है जो इसके अंदर लिखी होती है, और उसको हम प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं कि ये इसका टेक्स्ट है। तो हमने जब टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स का नाम, पहले टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या था, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट, उसके अंदर जो वैल्यू है वो लेनी है, और उसको हम क्या कह रहे होते हैं कि ये इसका टेक्स्ट है। हमने लिख दिया टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। तो n इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट के पहले टेक्स्ट बॉक्स में ये जो टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया है इसके अंदर जो टेक्स्ट है जो वैल्यू है उसको हमने यूज करना है। और कॉस्ट कितनी बनेगी, कॉस्ट इक्वल हो जाएगी n को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस के साथ।
3 बुक्स थी तो 300 हो जाएगी, 4 होंगी तो 400 हो जाएगी और उसके बाद हमने डिस्प्ले करवा देनी है। तो ओके, विजुअल बेसिक 10 में हमारे पास प्रिंट की ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स को यूज़ करेंगे। मैसेज बॉक्स को हम आगे इसी चैप्टर में एंड पे जाके डिफाइन करेंगे इनपुट और आउटपुट के टॉपिक में। तो मैं यहाँ पे भी सिर्फ लिख देती हूँ, कॉस्ट इक्वल्स टू, और यहाँ पे मुझे कंकैटिनेशन ऑपरेटर और कॉस्ट की ये हम लगा देंगे। तो ये क्या करेगा, हमें कॉस्ट का मैसेज शो कर देगा। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ। ये देखिए, फॉर्म 1 नंबर ऑफ बुक्स टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पे इंटर किया 6 और मैंने कॉस्ट के बटन पे क्लिक किया तो कॉस्ट इक्वल्स टू 600। उसने एन की एन को जो वैल्यू मैंने उसे टेक्स्ट बॉक्स में दी थी 6 की, उसको रिसीव किया है और उसको मल्टीप्लाई कर दिया उस कांस्टेंट के साथ। अब मैं यहाँ पे ओके कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास अगर मैं लाइक 500 लिख देती हूँ तो 500 को मल्टीप्लाई करके 50,000 उसने आंसर दे दिया। तो इस तरह से आप बेसिकली प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करते हैं और प्रैक्टिकल लिखते भी ऐसे ही हैं जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है। ये चीज़ें बहुत क्लियर कर लें क्योंकि अभी आपके सीनियर्स ने बहुत मिस्टेक्स की हैं इसी तरह प्रोग्राम प्रैक्टिकल में। तो आप लोगों से ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए जो मैं अब साथ-साथ आपको बता भी रही हूँ कि आपने इस तरह लिखना होता है। ये स्टेप 1 स्टेप 2 फिर आप लिखेंगे कि डिज़ाइन फॉर्म एज़ फॉलो, तो आप ऐसा छोटा-सा डिज़ाइन भी कर सकते हैं फॉर्म और उसके बाद लिखें कि अ, बटन के पीछे या क्लिक ये कोड लिख दें, ये वाला जो भी आपने, फिर आप नीचे कोड लिखें, फिर लिखें रन प्रोजेक्ट। आपने प्रैक्टिकल बिल्कुल ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। सो बी क्लियर अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सिंबॉलिक कांस्टेंट। अच्छा, कॉन्स्टेंट्स में लिटरल पड़े हैं जो डायरेक्ट वैल्यूज होती हैं, यूज़र डिफाइंड पड़े हैं जिनको यूज़र बता देता है कि ये नाम है और इसमें ये वैल्यू हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगी। जो सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स हैं वो कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यूज के सिंबल्स हैं जो प्री डिफाइंड है, कॉन्स्टेंट विद प्री डिफाइंड इन लैंग्वेज, और वो सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं किसी स्पेसिफिक वैल्यू। वो जो कॉन्स्टेंट्स या वो जो सिंबल्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी स्पेसिफिक वैल्यू को, और इनको भी हम नेम्ड कांस्टेंट कह सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू का नेम होते हैं, उसका सिंबल होते हैं। द यूजर यूज सिंबॉलिक कांस्टेंट इजीली इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग द वैल्यूज, कि आप वैल्यू याद किए बगैर उन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। जब हम कलर सेट करते हैं फॉर्म्स का कोड लिखते हुए, तो ये जो नाम है ये किसी कलर का नाम है, ठीक है, रेड कलर का नाम है। इसको याद रखना मुश्किल है, तो उसके लिए लैंग्वेज के अंदर उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि आप वीबी रेड लिखें, इसका मतलब होगा रेड वैल्यू, कलर रेड है। तो वीबी रेड इज बेसिकली ए सिंबॉलिक कांस्टेंट, एक ऐसा सिंबल जो किसी वैल्यू को, रेड कलर की वैल्यू को स्पेसिफाई कर रहा है। तो सिंबॉलिक कांस्टेंट बेसिकली हमारे काम को आसान बनाते हैं। अब मैं इसी को इम्प्लीमेंट कर देती हूँ। यहाँ पे हमने कोड खोला हुआ है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स के बाद कर देती हूँ, या मैं यहाँ पे ही कर देती हूँ कि जैसे ही हमारा बटन पे क्लिक होगा तो फॉर्म, चलें जी, हम इसको थोड़ा सा अलग करके लिख लेते हैं। फॉर्म 1 है, अब ये फॉर्म का नाम होगा। अब जितनी आपके पास ऑब्जेक्ट्स आ रही होती हैं उन पे जब हमने उनकी कोई प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, प्रॉपर्टी विंडो से तो चेंज करना आपने सीखा है पिछले लेक्चर्स में। अगर हमने कोड के अंदर चेंज करनी हो तो हम उसका नाम लिखते हैं। जैसे फॉर्म 1, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करना था तो उसका नाम लिखा है और डॉट के साथ आगे हम लिखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। फॉर्म 1 डॉट, यहाँ पे ये देखें बैक कलर इक्वल्स टू, हम अब यहाँ पे ये देखें, अब ये कलर दे रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं। ये VB10 है तो हमने वही कलर्स यूज़ करने हैं, कलर डॉट डार्क डार्क टर्कोइज। तो ये उस कलर में उसको चेंज कर देगा। अगर मैं यहाँ पे VB रेड लिखती हूँ, वो बेसिकली कोड है हमारे पास VB6 का, तो VB6 में इस तरह से सिंबल यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे जो सिंबल यूज़ हो रहा है वो
ये हमें उन्होंने कलर वैल्यूज़ दे दिए। मैं यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। अगर हमारे पास यहाँ पे रेड है तो उसका सिंबल क्या होगा हमारे पास? ये देखें, कलर रेड, कलर डॉट रेड। तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे VB10 में हमने जब एक फॉर्म के अंदर ही काम करना होता है, जैसे फॉर्म 1 के अंदर फॉर्म 1 को बुलाना है, फॉर्म 1 इसका नाम यहाँ पे मेंशन है, तो इसके अंदर मैं दोबारा अगर इस फॉर्म पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं फॉर्म 1 नहीं लिखती, उसकी जगह लिखती हूँ मी। ये फॉर्म कह रहा है कि मेरे बैक कलर को चेंज कर दो। चले मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। ये देखें, विंडो को मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए फॉर्म 1 है, इसमें मैंने बुक्स एंटर की और मैंने कॉस्ट कही, तो कॉस्ट की विंडो भी ओपन हो गई और फॉर्म का जो बैक कलर है वो भी चेंज हो गया। इसको ओके कर दें। ओके, अब मैं यहाँ पे 6 करूँगी तो फिर कॉस्ट करूँगी। अब क्योंकि कलर की ऑप्शन वही है तो वो दोबारा से उसको कलर को चेंज रेड किया है उसने, लेकिन वो ऑलरेडी रेड था। तो इस तरह से आप सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स, वो कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि लैंग्वेज में पहले से डिफाइन है, सिंबल्स कुछ और उनका मीनिंग या स्पेसिफिक वैल्यूज पहले से सेव हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारी लैंग्वेज के अंदर बेसिकली। ओके, अब हमारे पास आगे आ रहे हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? स्टेटमेंट दैट इवैल्यूएट्स टू ए वैल्यू। एक ऐसी स्टेटमेंट जिस पे आप कोई प्रोसेसिंग हो रही है और जिसका हमारे पास कोई आंसर आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा एक सिंगल वैल्यू आती है हमारे पास। अब मैं प्लस दो वैल्यूज को, तीन वैल्यूज को प्लस कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो आंसर में एक ही वैल्यू हमारे पास आती है। और एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स क्या हैं? वो सिंबल्स जो बताते हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और ऑपरेंड्स क्या हैं? वो वैल्यूज जिनके ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो वो ऑपरेंड्स में कांस्टेंट, वेरिएबल और फंक्शन हमारे पास तीनों हो सकते हैं जिन पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक्सप्रेशन की एग्जांपल दी हुई है ए प्लस बी। अब ए और बी क्या है? ऑपरेंड्स हैं, प्लस क्या है? ऑपरेटर है। इस तरह एक्स प्लस 100, एक्स और 100 क्या है? ऑपरेंड्स हैं, और प्लस क्या है? हमारे पास एक ऑपरेटर है। अब हमारे पास जब एक्सप्रेशन हम बनाएंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाएंगे, तो उसमें मैथमेटिकल और अरिथमेटिकल जिनको हम बोलते हैं वो ऑपरेटर्स यूज होंगे। अब इन ऑपरेटर्स को तो मैं यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये आप लोगों ने पढ़ने हैं, बल्कि आप लोगों ने पढ़े हुए हैं कि इनका क्या मीनिंग है और ये किस पर्पज के लिए यूज होते हैं। ओके, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इसको आपने समझना है। नेक्स्ट पे आपके पास है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, थर्ड ईयर में तो पढ़ा ही हुआ है, जो मैंने खुद पढ़ाया हुआ है। तो हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स के पहले कौन सा ऑपरेटर यूज होना है, ये आप लोगों ने खुद सारा, ये सारा टॉपिक आपने खुद कवर करना है। ठीक है, इसके बाद कॉन्कैटिनेशन आ जाता है। ओके, जब हमारे पास कॉन्कैटिनेशन की हम बात करते हैं तो कॉन्कैटिनेशन हम परफॉर्म करते हैं दो वैल्यूज के दरमियान में। कॉन्कैटिनेशन मीन कंबाइनिंग टू और मोर आइटम्स। अब जब नंबर्स होते हैं तो हम उन्हें प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन कॉन्कैटिनेशन हम स्ट्रिंग पे या दूसरी वैल्यूज पे परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज को एक साथ कंबाइन कर देते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है a प्लस बी, जब आउटपुट में लिखा हुआ है और इसके साथ लिखा हुआ है ए प्लस बी का जो आंसर होगा वो, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू ऐसे लिखा आएगा, और इसके साथ ए और प्लस बी 12, 10 प्लस 2 12 यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। तो हमने क्या किया, दो आइटम्स को, एक इस स्ट्रिंग को और एक इस न्यूमेरिक वैल्यू को कंबाइन किया है। इस कंबाइन करने के प्रोसेस को हम कहते हैं कंकैटिनेशन। और कंकैटिनेशन के लिए प्लस का सिंबल और एंड का सिंबल जो है वो यूज होता है एज ए कंकैटिनेशन ऑपरेटर। मोस्टली एंड का सिंबल आपने यूज करना है। अभी जो ये मैंने प्रोग्राम लिखा है इसमें भी आपने देखा कि मैंने यहाँ पे ये कॉस्ट इक्वल्स टू लिखा और यहाँ पे ये कॉस्ट वेरिएबल, कॉस्ट वेरिएबल का नाम लिखा। तो आंसर में कॉस्ट इक्वल्स टू ये स्ट्रिंग और इसकी वैल्यू दोनों कंबाइन होके आई थी। तो वो बेसिकली ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर एंड का मैंने लगाया था, जिसने इन दोनों आइटम्स को कंबाइन करके एक वैल्यू रिटर्न की थी।
इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे शो हुई है, इसको आप देख लें। अब नेक्स्ट इनपुट आउटपुट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और ये डिफरेंट भी हो जाएगा। जितनी प्रोग्रामिंग अभी तक आपने पढ़ी है उससे डिफरेंट होगा कि हम विजुअल बेसिक में कैसे इनपुट लेते हैं और कैसे आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। इसको अभी तक तो बहुत आसान रहा है, अब आगे विजुअल बेसिक थोड़ा चेंज आने लगा है तो क्लासेस लें। बाकी आपके जो क्लास फेलोज़ मिस कर रहे हैं उनको भी आप कहें कि क्लासेस लें, ये लेक्चर्स दोबारा रिपीट नहीं होने। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।